22 अक्टूबर 1947 धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर की वादियों में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। बर्फ की नर्म चादर घाटी को ढकने लगी थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इन खूबसूरत वादियों में जल्द ही एक भयानक तूफान उठने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी के भी साथ न जाने के फैसले को अपनी जीत मानकर चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें यकीन था कि जम्मू एंड कश्मीर स्वतंत्र रहकर सुकून से जी सकेगा, मगर उन्हें कहाँ पता था कि उनकी हसीन रियासत को लहूलुहान करने के लिए सीमा के उस पार पाकिस्तान में एक नापाक साजिश रची जा चुकी है। उसी खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की ओर से हजारों हथियारबंद कबायली लड़ाकों और कबायलियों के ही भेष में हजारों पाकिस्तानी सैनिक जम्मू एंड कश्मीर में घुस आते हैं और कत्लेआम शुरू कर देते हैं। उन्होंने बारामुल्ला, उरी और मुजफ्फराबाद में गांव के गांव जला दिए। जहां भी उन्हें हिंदू और सिख दिखे उनका गला काट दिया। महिलाओं की आबरू लूट ली गई। खौफ का ऐसा माहौल था कि कबायलियों के हाथ लगने से पहले करीब 400 महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। हरि सिंह का स्वतंत्र रहने का सपना चकनाचूर हो गया था। अपनी रियासत को जलते और लोगों को कटते देख उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। अब जम्मू एंड कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा था और भारत ने अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी को जम्मू एंड कश्मीर में तैनात कर दिया। इसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच पहली वॉर शुरू हो जाती है। कड़ाके की ठंड, दुर्गम पहाड़ियों और पहले से घात लगाकर बैठे दुश्मन के बीच भारतीय जवानों ने करीब 1 साल तक ऐसी जंग लड़ी कि पाकिस्तानी सेना और उसके कबायली लड़ाकों को एक एक करके कश्मीर के बहुत से इलाकों से खदेड़ दिया। भारत जम्मू एंड कश्मीर की इस वॉर को जीतने की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि भारत को जम्मू एंड कश्मीर के केवल 2/3 हिस्से से ही संतोष करना पड़ता है। आइए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई इस पहली जंग की पूरी कहानी। ये युद्ध आखिर शुरू क्यों हुआ, कैसे इंडियन आर्मी ने एक साथ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी कबायलियों को काउंटर किया और आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपनी विजय यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। For the princely state of Jammu and Kashmir, ruled by the Dogra king Hari Singh, the worst was yet to come. The first attack on independent India took place. An attack on Kashmir by Pashtun tribesmen mobilized by Pakistan. The first of the Indian Army soldiers dispatched for the mission to repulse these Pakistani forces. We went to the Security Council. 1947 भारत के इतिहास का वो साल था जब भारत ने आजादी की सांस तो ली, लेकिन उस सांस में बंटवारे का दर्द घुला हुआ था। अनडिवाइडेड इंडिया के सपने को दरकिनार कर भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए और उसमें से एक नया देश पाकिस्तान बना दिया गया। इस विभाजन ने सिर्फ जमीनें ही नहीं बांटी, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी, रिश्ते और घरों को भी बांट दिया। अगस्त 1947 के खत्म होते होते इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। कम्युनल राइट्स भड़क उठे, चारों तरफ वायलेंस और केओस फैल गया। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। इसी अफरा तफरी में ही जम्मू एंड कश्मीर की कहानी शुरू होती है। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एक कठिन मोड़ पर खड़े थे। वो खुद हिंदू थे, लेकिन उनकी रियासत की करीब 77% आबादी मुस्लिम थी। देश के बंटवारे के बाद सभी प्रिंसली स्टेट्स के सामने 3 ऑप्शंस थे। पहला, भारत में शामिल होना, दूसरा, पाकिस्तान का हिस्सा बनना और तीसरा, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर रहना। हरि सिंह ने यहाँ तीसरे ऑप्शन को चुनकर जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए रखने का फैसला किया। उन्होंने 12 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा। भारत ने इस एग्रीमेंट पर विचार करने के लिए कुछ वक्त मांगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान इस तरह जम्मू एंड कश्मीर का दोस्त बनने का नाटक कर रहा था, जबकि असल में उसकी नीयत कुछ और ही थी। पाकिस्तान की नजरें गिद्ध की तरह कश्मीर पर टिकी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर उसे कब्जाना चाहता था। जिन्ना को ये गुमान भी था कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला कश्मीर उनकी 2 नेशन थ्योरी को मानेगा और वहाँ के लोग खुद ब खुद पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनका ये भरम जल्द ही टूट गया। हुआ कुछ यूँ कि उसी दौरान मोहम्मद अली जिन्ना फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिन साफ हवा में आराम करने को कहा था। जिन्ना को इसके लिए धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं लगी। 24 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को कश्मीर जाकर वहां अपने ठहरने का अरेंजमेंट करने को कहा। कर्नल विलियम बर्नी कश्मीर गए, लेकिन 5 दिन बाद जब वो महाराजा हरि सिंह का
जवाब लेकर लौटे तो जिन्ना दंग रह गए। हरि सिंह ने जिन्ना को कश्मीर में पैर रखने की भी इजाजत नहीं दी। जिन्ना की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कश्मीर के हालात उनकी उम्मीदों से काफी अलग हैं। उनको एक और बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने जम्मू और कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला से कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के प्रस्ताव का समर्थन करने को कहा। शेख अब्दुल्ला, जो कि राजा हरि सिंह के कट्टर विरोधी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिन्ना के इस प्रपोजल को पूरी तरह ठुकरा दिया। जिन्ना के लिए साफ था कि न केवल जम्मू एंड कश्मीर के राजा बल्कि वहाँ के मुस्लिम लीडर भी कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले नहीं करना चाहते थे। ऐसे में जिन्ना ने जम्मू एंड कश्मीर को बाय फोर्स कब्जाने का फैसला कर लिया। सितंबर 1947 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने लाहौर में कुछ चुनिंदा लोगों की एक गुप्त बैठक बुलाई, जिसमें चर्चा हुई कि आखिर महाराजा हरि सिंह को जम्मू एंड कश्मीर के पाकिस्तान में मर्जर के लिए कैसे मजबूर किया जाए। बैठक में पहले कश्मीर पर सीधे हमले का सुझाव आया, लेकिन पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तान के साथ सीधी जंग लड़ने का जोखिम मोल लेने को तैयार नहीं थी। इसलिए दो और रास्तों पर विचार किया गया। पहला प्लान था कश्मीर की मुस्लिम आबादी को विद्रोह के लिए भड़काकर महाराजा के खिलाफ खड़ा करना। दूसरा प्लान था कबायली लड़ाकों को पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देकर कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजना। इस प्लान के पीछे सोच ये थी कि कबायलियों के जरिए हमला करने से पाकिस्तान पर इल्जाम भी नहीं आएगा और कश्मीर में दंगे, फसाद और हिंसा भी फैल जाएगी, जिससे महाराजा हरि सिंह घबराकर पाकिस्तान में विलय के लिए मजबूर हो जाएंगे। लियाकत अली खान को यह योजना बहुत पसंद आई और उन्होंने तुरंत इसे आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इसके बाद पाकिस्तान में जम्मू एंड कश्मीर को फोर्सफुली कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग की प्लानिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीर पर हमले के लिए 20 ट्राइबल लश्कर तैयार किए। हर लश्कर में 1000 पश्तून ट्राइब्समैन थे। इन फाइटर्स को बन्नू, वाना, पेशावर, कोहत, थाल और नौशेरा में ट्रेन किया जा रहा था। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 18 अक्टूबर तक ये सभी अबोटाबाद में गैदर होकर 22 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर पर दो तरफा हमला करने वाले थे। 10 लश्कर मुजफ्फराबाद रूट से कश्मीर वैली पर अटैक करने वाले थे, जबकि बाकी के 10 भिम्बर, रावलकोट और पूंछ से होते हुए जम्मू की ओर बढ़ने वाले थे। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। पाकिस्तान की तरफ से जनरल फ्रैंक मैसरवी और भारत की तरफ से जनरल रॉबर्ट लॉकहार्ट थे। दोनों अंग्रेज थे और दोनों में दोस्ती थी, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को डर था कि उनकी कश्मीर पर हमले की साजिश के बारे में अगर मैसरवी को पता चल गया तो बात कहीं लॉकहार्ट तक न पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने अपनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल फ्रैंक मैसरवी को लंदन भेज दिया। लेकिन किसी तरह इस हमले से पहले इस प्लानिंग की खबर एक इंडियन ऑफिसर मेजर ओएस कालकट को लग जाती है। वो पाकिस्तान की इस नापाक साजिश की जानकारी अपने सीनियर ऑफिसर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। जल्द ही मेजर ओएस कालकट की जानकारी सही साबित हुई और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हजारों कबायली लड़ाकों के जरिए जम्मू एंड कश्मीर पर हमला बोल दिया। कश्मीर में घुसते ही हथियारों से लैस कबायलियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ हिंदुओं और सिखों के घरों में भारी लूटपाट की। उनका गला काटकर उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हजारों निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। शहर के शहर जला दिए गए। कश्मीर में हर तरफ लाशें बिछ गई। पाकिस्तानी कबायलियों ने बारामुल्ला में तो वो आतंक मचाया कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। वहाँ के गिरजाघर और अस्पताल में मौजूद औरतों का सामूहिक यौन शोषण किया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों का कत्ल कर दिया गया और शहर में आग लगा दी गई। पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि कश्मीर की मुस्लिम पॉपुलेशन उसकी इस नापाक साजिश का समर्थन करेगी, लेकिन असल सच्चाई कुछ और थी। कबायली जब बारामुल्ला को बुरी तरह रौंदने के बाद श्रीनगर पहुंचने की कोशिश में थे, तब उन्हें मकबूल शेरवानी नाम का एक मुस्लिम नौजवान मिला, जिससे उन्होंने श्रीनगर का रास्ता पूछा। शेरवानी उन्हें श्रीनगर के बजाय एक दूसरे ही रास्ते पर ले गया और 2 दिन तक उनको इधर उधर भटकाता रहा। उसका इरादा था कि पाकिस्तानी श्रीनगर तक ना पहुंच पाए या फिर उन्हें इतनी देर हो जाए कि तब तक कश्मीर को बचाने के लिए कहीं से कोई मदद आ जाए। लेकिन 2 दिन तक भटकने के बाद पाकिस्तानी ट्राइबल फोर्सेस को एहसास हो गया कि शेरवानी उनको बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वो उसे वापस बारामुल्ला लेकर आए और उसे खंबे से लटकाकर 14 गोलियां मारी, जिससे उसका शरीर छलनी हो गया। उसकी बेरहम हत्या करके पाकिस्तानी घुसपैठिए लोकल जनता में दहशत फैलाना चाहते थे। इस तरह उन्हें आम मुस्लिम जनता का साथ पाने के लिए भी बंदूक का सहारा लेना पड़ रहा था। इसके बाद इन कबायलियों
गोलियों ने महुरा पावर हाउस को उड़ा दिया, जिससे पूरे श्रीनगर की बिजली कट गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। वक्त बड़ी तेजी से निकलता जा रहा था और पाकिस्तानी घुसपैठियों के हर बढ़ते कदम के साथ कश्मीर बर्बाद होता जा रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की वजह से जो कश्मीर में कत्लेआम चल रहा था, जब पाकिस्तान से इसके बारे में पूछा गया तो उसने सफेद झूठ बोलते हुए इस हमले में अपने इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के इस दोहरी चाल में महाराजा हरि सिंह फंसते जा रहे थे और उन्हें अपनी रियासत रेत की तरह साफ साफ पाकिस्तान की ओर फिसलती दिख रही थी। ऐसे में उन्हें अपने राज्य को बचाने के लिए भारत की याद आई। आखिरकार उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। कश्मीर को जलता देख भारत भी कश्मीर की मदद करना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये थी, भारत इस मामले में तब तक कुछ नहीं कर सकता था जब तक आधिकारिक रूप से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन जाता। पाकिस्तानी आर्मी भी कबायलियों के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर पर लगातार तेज हमला कर रही थी और हरि सिंह के पास भारत की मदद के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए और इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तुरंत हरकत में आ गई और अगले ही दिन कश्मीर की ओर निकल पड़ी। 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय सेना ने कश्मीर की रक्षा के लिए ऑपरेशन जाग शुरू किया। इस मिशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय कर रहे थे और उनके नेतृत्व में 1 सिख बटालियन को गुड़गांव से श्रीनगर एयरलिफ्ट कर दिया गया। सुबह 5 बजे 4 डकोटा प्लेन्स दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़े और 3.5 घंटे बाद सुबह के 8:30 बजे श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर पहुंचते ही लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की अगुवाई में इंडियन आर्मी ने बारामुल्ला में मोर्चा संभाला और कबायलियों पर कहर बनकर टूट पड़े। उनकी कंपनी ने पाकिस्तानी कबायलियों और पाकिस्तानी सैनिकों को रोकने के लिए जबरदस्त काउंटर अटैक किया, लेकिन यहाँ 4000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स और ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स मौजूद थे, इसलिए उन्हें भी यहाँ एक जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपने जवानों को हौसला देते हुए कई दिनों तक दुश्मन को उलझा रखा और आगे बढ़ने से रोके रखा। बारामुल्ला में इंडियन आर्मी की स्थिति को मजबूत करने के बाद उन्होंने श्रीनगर की ओर अपना ध्यान शिफ्ट किया, लेकिन इसी बीच दुश्मन की एक गोली उनकी गर्दन में लग गई और लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय वीरगति को प्राप्त हो गए। आगे चलकर उनके अदम्य साहस और देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान के लिए महावीर चक्र देकर उनका ऑनर किया गया। वो इस सम्मान को पाने वाले पहले इंडियन सोल्जर थे। इंडियन आर्मी ने इस जंग में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर को HQ 161 ब्रिगेड को श्रीनगर एयरलिफ्ट कर दिया। साथ ही 3 पैरा राजपूत बटालियन और 1 मेहर MMG की कंपनी को पठानकोट से बाय रोड जम्मू भेजा गया। इसके अगले ही दिन 1 नवंबर को इंडियन आर्मी की कई बटालियंस को कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर दिया गया। दुश्मन के आक्रमण की गति को धीमा करने के बाद 3 नवंबर की सुबह बड़गाम में 4 कुमाऊं रेजिमेंट की 3 कंपनीज पेट्रोल ड्यूटी पर भेजी गई, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा की D कंपनी भी शामिल थी। जब उनकी कंपनी बड़गाम पहुंची तो अचानक यहाँ के घरों से उनके ऊपर गोलीबारी शुरू हो गई। इससे पहले कि वो इससे संभल पाते, गुलमर्ग की दिशा में 700 ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स का एक बड़ा लश्कर बड़गाम पहुंच गया। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी कंपनी के जवान चारों ओर से दुश्मनों से घिर चुके थे। स्थिति इतनी नाजुक थी कि इंडियन सोल्जर के मुकाबले यहाँ 7 गुना ज्यादा दुश्मन थे जो भारतीय सेना पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। इसके बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा ने बिना डरे दुश्मन का सामना करना जारी रखा और अपनी कंपनी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, भले ही हम संख्या में कम है, लेकिन हम यहाँ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने देश की खातिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। उनकी मदद के लिए 1 कुमाऊं की एक कंपनी भी बड़गाम की ओर आगे बढ़ी, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा को मदद के इंतजार में बैठे रहना मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने साथी जवानों के साथ मिलकर इस खूनी संघर्ष में 200 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया। इतनी भारी कैजुअलिटीज के कारण पाकिस्तानी ट्राइबल्स का मोमेंटम टूट गया। बड़गाम की इस लड़ाई ने इंडियन आर्मी को रीइंफोर्समेंट्स भेजने के लिए जरूरी समय दिला दिया और दुश्मन का श्रीनगर पर कब्जे का सपना चकनाचूर कर दिया। लेकिन इस भीषण लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा बड़गाम की रक्षा करते करते देश के लिए शहीद हो गए। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया। वो परमवीर चक्र पाने वाले देश के पहले जवान थे। अगले कुछ दिनों में इंडियन आर्मी ने बारामुल्ला को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया और फिर पूंछ की ओर कूच कर दिया। भारतीय जवान किसी तरह पूंछ तक पहुंचने में सफल तो रहे, लेकिन वहां दुश्मन की घेराबंदी को पूरी तरह से हटा नहीं सके। कोतली में भी इंडियन आर्मी की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उन्हें कोतली को खाली करना पड़ा।
हालांकि भारतीय सेना 13 नवंबर 1947 तक उरी को रिकैप्चर करने में सफल रही, जिससे श्रीनगर पर मंडरा रहा खतरा पूरी तरह से टल गया। रॉयल इंडियन एयर फोर्स ने भी बारामुल्ला मुजफ्फराबाद रोड पर दुश्मन पर लगातार हवाई हमले करके उसको पीछे हटने को मजबूर किया। शुरुआती दौर में ही ऑपरेशन जैक की सफलता ने कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे के सपने को पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। जम्मू एंड कश्मीर के कई क्षेत्रों में अब भी पाकिस्तानी सैनिकों और कबाइलों का कब्जा था और इन्हें उनसे फ्री करने के लिए कई मोर्चों पर भयानक युद्ध जारी था। इस बीच सबसे बुरा हाल मीरपुर का था। 25 नवंबर 1947 तक मीरपुर को अपने कब्जे में करने के बाद पाकिस्तान आर्मी और कबाइलियों ने यहाँ एक बड़े मैसेकर को अंजाम दिया। यहाँ उन्होंने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया और महिलाओं को किडनैप कर पाकिस्तान भेज दिया। वहाँ महिलाओं को रावलपिंडी के कोठों पर कौड़ियों के भाव बेच दिया गया, जहाँ उनके साथ अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। इस भयानक अत्याचार से मीरपुर की हिंदू महिलाएं इस कदर डर गई कि उन्होंने कबाइलियों के हाथ लगने से पहले खुद को खत्म करना सही समझा और करीब 400 महिलाओं ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पाकिस्तानी हमलावरों को कश्मीर को दहलाते हुए अब करीब 2 महीने होने को थे। दिसंबर के महीने में उन्होंने पूरे जम्मू डिवीजन में भारी तबाही मचाई। कोतली, बाग, रावलकोट और पूंछ में हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी। राजौरी में तो क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए 30,000 नॉन मुस्लिम्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस दौरान भारतीय सैनिकों को नौशेरा और कोतली में कुछ सफलता जरूर मिली, लेकिन कहोता, भादगिरन और झांगर में काफी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। अगले महीने भारतीय सेना की स्थिति में यहाँ काफी सुधार आया। 23 जनवरी 1948 तक भारतीय सेना ने तुंग क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद ठंडा पानी में तावी नदी पार कर आगे बढ़ने की योजना बनाई गई, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना 25 जनवरी की सुबह सियोत और पॉइंट 2502 की ओर बढ़ी, उन्हें दुश्मन की ओर से भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। इससे भारतीय सेना को कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ा, लेकिन पीछे हटते हुए भी उन्होंने दुश्मन को करारा जवाब दिया और करीब 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस महत्वपूर्ण जीत के बाद इंडियन आर्मी ने वेस्टर्न कमांड को अपने कंट्रोल में करने का फैसला किया। लेफ्टिनेंट जनरल KM कारियापा ने पूंछ और झांगर को जीतने की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर उस्मान को सौंपी। झांगर भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भारतीय सेना को पहले नौशेरा से पाकिस्तानियों को खदेड़ना जरूरी था। इस इरादे से ब्रिगेडियर उस्मान ने अपनी 50th पैराशूट रेजिमेंट के साथ 6 फरवरी 1948 को नौशेरा पर धावा बोल दिया। वहाँ कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी हमलावरों ने इसका जबरदस्त प्रतिरोध किया, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान की शानदार रणनीति और 50th पैराशूट रेजिमेंट के जवानों के आगे वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। भारतीय फौज का ये हमला इतना जबरदस्त था कि यहाँ 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए और हजारों बुरी तरह से घायल हो गए। इतनी भारी संख्या में अपनों को मरता देख पाकिस्तानी घुसपैठिए पूरी तरह घबरा गए और आखिरकार वो नौशेरा से भाग निकले। इस भीषण युद्ध में भारत के भी 32 सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। इस युद्ध के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को लायन ऑफ नौशेरा कहा जाने लगा। पाकिस्तान ब्रिगेडियर उस्मान से इतना भयभीत हो गया कि उसने उन्हें मारने या जिंदा पकड़ने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। नौशेरा की शानदार जीत के बाद इंडियन फोर्सेस ने झांगर की ओर कदम बढ़ा दिए। झांगर कई महीनों से पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के लिए मीरपुर और कोतली के बीच एक इम्पोर्टेंट जंक्शन बना हुआ था, इसलिए भारत जल्द से जल्द दुश्मन की इस कम्युनिकेशन लाइन को काटना चाहता था। 5 मार्च 1948 को भारतीय सेना ने झांगर की ओर कूच किया। सबसे पहले अमली धार को दुश्मनों के कब्जे से मुक्त कराया गया। अमली धार की जीत से भारतीय सेना के लिए आगे का रास्ता खुल गया, जिसके बाद भारतीय सेना ने कमान गोशा घाला से भी दुश्मन को खदेड़ दिया। मगर असली चुनौती अभी बाकी थी। झांगर पर सीधा हमला करना बेहद जोखिम भरा था, इसलिए भारतीय सेना ने झांगर को दुश्मनों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर इस अभियान को 2 फेजेस में बांट दिया। पहले फेज में भारतीय सेना की 19 ब्रिगेड को पॉइंट 3327 और पॉइंट 3283 जैसी ऊंचाइयों पर कब्जा जमाने का जिम्मा सौंपा गया, जिसमें 1 राजपूत, 4 डोगरा, 1 कुमाऊं और अन्य सैन्य टुकड़ियों ने नाका गैप से आगे बढ़ते हुए दुश्मनों के ठिकानों पर धावा बोल दिया। दूसरे फेज के जरिए 50 पैरा ब्रिगेड को झांगर और कुछ जरूरी पॉइंट्स को कैप्चर करना था, जिसका नेतृत्व खुद ब्रिगेडियर उस्मान कर रहे थे, जो अपने साथियों के साथ पहले ही नौशेरा में पाकिस्तानियों को धूल
हटा चुके थे। जहांगीर तक पहुंचने के लिए भारतीय सैनिकों को पहाड़ों के बीच बेहद सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा था। इसी बीच पाकिस्तानी सैनिक जो यहाँ पहले से ही जमे बैठे थे, उन्होंने भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भांप ली और तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। जल्द ही यहाँ दोनों तरफ से भीषण लड़ाई छिड़ गई। पूरा इलाका चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों की गूंज से दहल उठा। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी पर जोरदार हमला बोला था, लेकिन भारतीय जाबाजों ने भी उनकी हर गोली का ऐसा जवाब दिया कि 17 मार्च 1948 तक भारतीय सेना ने पीरथिल नाका से दुश्मन को साफ करके अपने अंडर कर लिया, जो कि वन ऑफ द वाइटल स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही भारतीय सेना ने जहांगीर पर फाइनल अटैक लॉन्च कर दिया। पहले ही दिन 3 पैरा राजपूत ने पॉइंट 3477 को कैप्चर किया, जिसके बाद 50 पैरा ब्रिगेड, 3 मराठा ली और 1 पटियाला ने जहांगीर को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ अगले 2 महीने भारतीय सेना के साहस और बेहतर रणनीति से यहाँ दुश्मन कमजोर पड़ने लगे। भारतीय सेना चिंगास, राजौरी और थाना मंडी में अपना जीत का परचम लहरा चुकी थी। दूसरी तरफ 19 और 80 ब्रिगेड्स ने चावा ब्रिज और सदाबत सामानी क्षेत्र में भी पाकिस्तानियों को एक और बुरी हार दे दी थी, जिससे जम्मू नौशेरा लाइन पूरी तरह सुरक्षित हो गई। लेकिन जहांगीर में हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए थे। दुश्मन रह रहकर हमले कर रहा था। देखते ही देखते जुलाई का महीना आ गया। 3 जुलाई 1948 की शाम ब्रिगेडियर उस्मान अपनी ब्रिगेड के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रहे थे। तभी दुश्मनों ने अचानक से उनके कैंप पर 25 पाउंडर शेल से भीषण हमला कर दिया। हमला इतना तेज और अचानक से हुआ था कि उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल पाया और वो शहीद हो गए। मरणोपरांत भारत सरकार ने अपने इस बहादुर ऑफिसर का सम्मान महावीर चक्र देकर किया था। अपने कमांडर की मौत से भारतीय सेना गुस्से से भर गई और घायल शेर की तरह पाकिस्तानियों पर टूट पड़ी। नतीजा ये हुआ कि जुलाई खत्म होते होते जहांगीर को पूरी तरह आजाद करवा लिया गया। जहांगीर की जीत के बाद भारतीय सेना ने अब टिथवाल विलेज की ओर कदम बढ़ाए। ये विलेज स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से रिचमर गली और नस्ताचुन पास जैसे 2 महत्वपूर्ण दर्रे निकलते थे, जो घाटी के अन्य शहरों से संपर्क का मुख्य मार्ग थे। टिथवाल विलेज की रक्षा की जिम्मेदारी 6 राजपुताना राइफल्स को सौंपी गई। यहाँ पाकिस्तानी आर्मी ने पहाड़ियों की ऊंचाई पर मशीन गन पोस्ट और ग्रेनेड लॉन्चर्स तैनात कर रखे थे। ऊंचाई का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से भारी संख्या में भारतीय सैनिकों को लगातार ग्रेनेड और गोलियों से निशाना बना रहे थे। इस तरह तिथवाल की लड़ाई भारतीय सेना के लिए मुश्किल साबित हो रही थी। भारतीय जवान दुश्मन की मशीन गन फायर और ग्रेनेड अटैक्स की चपेट में आ रहे थे। कई जवान शहीद हो चुके थे और सेना का मनोबल टूटने लगा था। उन्हें इस क्षेत्र को बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन तभी कंपनी हवलदार मेजर पेरू सिंह ने अपने साथियों में जोश भरने के लिए अकेले मोर्चा संभालने का फैसला किया। पेरू सिंह ने दुश्मनों के ठिकानों की ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। वो मशीन गन और ग्रेनेड फायर के बीच भी दुश्मन के बंकर्स की ओर बढ़ते चले गए और बीच बीच में दुश्मन पर ग्रेनेड से हमला करते रहे। एक के बाद एक उन्होंने कई पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया। बदले में पाकिस्तानियों ने भी उनके ऊपर एक ग्रेनेड फेंका, जो उनके चेहरे पर आकर फटा। पेरू सिंह बुरी तरह घायल हो गए और उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बावजूद वो पीछे हटने के बजाय एक और ग्रेनेड लेकर दुश्मनों की ट्रेंच में कूद पड़े और 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इसी दौरान दुश्मन की एक गोली मेजर पेरू सिंह के सिर में आ लगी। ये उनकी बहादुरी ही थी कि मौत के उस पल में भी उन्होंने एक ग्रेनेड एक और पाकिस्तानी ट्रेंच में फेंक दिया था। पेरू सिंह कई पाकिस्तानी फाइटर्स को मौत की नींद सुलाकर वीर गति को प्राप्त हो गए। पेरू सिंह की वीरता ने उनके बटालियन के साथियों को रीग्रुप और ऑर्गेनाइज होने का बहुमूल्य समय दे दिया। इंडियन आर्मी ने रीग्रुप होकर दुश्मनों पर भीषण हमला किया और तिथवाल विलेज को दुश्मनों से पूरी तरह मुक्त कर दिया। भारत सरकार ने मेजर पेरू सिंह के निस्वार्थ बलिदान का सम्मान मरणोपरांत परमवीर चक्र देकर किया। सदर्न फ्रंट पर जब इंडियन आर्मी ने जोरदार सफलता हासिल की, उसी दौरान नदन जम्मू एंड कश्मीर को भी पाकिस्तानियों से छुड़ाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। पाकिस्तानियों का कंट्रोल सदर्न एरिया की तुलना में जम्मू एंड कश्मीर के नदन एरियाज में ज्यादा था। नदन एरियाज में पाकिस्तान को लोकल मुस्लिम आबादी को महाराजा के खिलाफ भड़काने में काफी सफलता मिल चुकी थी।
जिससे वो इस एरिया पर आसानी से कब्जा करने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि 1 नवंबर 1947 को गिलगित में मेजर ब्राउन, लेफ्टिनेंट हैदर खान और सब मेजर बाबर खान ने गिलगित स्काउट्स के 100 सैनिकों के साथ महाराजा के खिलाफ कू कर दिया और पाकिस्तान से जा मिले। गिलगित के बाद स्कर्दू की सिचुएशन भी टेंस हो गई। वहाँ की जनता भी महाराजा के खिलाफ विद्रोह करने लगी और इससे पाकिस्तान को गुराइस, द्रास, कारगिल और लेह तक घुसपैठ करने का एक आसान रास्ता मिल गया। गिलगित पर पाकिस्तानी कब्जे के बाद नवंबर 1947 में लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा और उनकी 6 JNK इन्फेंट्री को स्कर्दू की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 दिसंबर 1947 को वो अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ स्कर्दू पहुंचे और तुरंत मोर्चा संभाल लिया। यहाँ 285 भारतीय सैनिकों को 600 दुश्मन लड़ाकों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद शेर जंग थापा के कुशल नेतृत्व और अदम्य साहस ने पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया। 11 फरवरी 1948 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने स्कर्दू पर कब्जे के मकसद से एक जोरदार हमला किया। इस बार वो हजारों की संख्या में मॉडर्न वेपन से लैस थे। इसके बावजूद शेर जंग थापा और उनके साथियों ने कई महीनों तक स्कर्दू को पाकिस्तानी चंगुल से बचाए रखा। लेकिन 13 अगस्त 1948 को आखिरकार पाकिस्तान के संख्या बल और लगातार हमलों के कारण भारतीय सैनिकों को यहाँ अपनी पोजीशन गंवानी पड़ी। हालांकि इतनी कम संख्या में होते हुए भी भारतीय सैनिकों ने स्कर्दू में जिस तरह का अद्भुत साहस दिखाया था, वो उनके प्रतिरोध, बहादुरी और अटूट संकल्प की एक अमर गाथा बन गया। भारतीय सैनिकों के लिए नदन कश्मीर में हालात और भी गंभीर हो गए थे। लद्दाख वैली 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है और कुछ जगहों पर ये ऊंचाई 17,000 से 25,000 फीट तक होती है। भारत की ओर से लेह की रक्षा का जिम्मा डोगरा रेजिमेंट के कैप्टन पृथ्वी चंद और उनके कजिन कैप्टन कुशल चंद के नेतृत्व में 40 लाहौली जवानों ने संभाला। मई 1948 तक सिचुएशन कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी हमलावरों ने कारगिल और द्रास पर कब्जा जमाकर लेह की ओर बढ़ना शुरू किया, भारत के लिए हालात बेहद गंभीर हो गए। अब लेह को बचाने का एकमात्र रास्ता इंडियन एयरफोर्स की ताकत का इस्तेमाल करना ही था। 24 मई 1948 को स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेजर जनरल थिमैया और एयर कॉमोडोर मेहर सिंह खुद लेह पहुंचे। दोनों ने मिलकर एयरक्राफ्ट को लेह की दुर्गम घाटी में उतारने का साहसिक फैसला लिया। जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के कई एयरक्राफ्ट ने इस क्षेत्र में उड़ान भरना शुरू कर दिया और मात्र 2 हफ्तों में 24 गोरखा राइफल्स की एक पूरी कंपनी को एयरलिफ्ट करके लेह पहुंचाया। इससे पाकिस्तान फोर्सेस की लेह की ओर बढ़ती तेज चाल को रोक दिया गया और इस क्षेत्र को भारत के एक मजबूत अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया। इस पूरे अभियान में एयर कॉमोडोर मेहर सिंह और उनके 3 साथी पायलट्स ने अहम भूमिका निभाई थी। उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप और करेजियस फ्लाइंग के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आया, पाकिस्तान फोर्सेस ने एक बार फिर से कारगिल और द्रास पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। गिलगित स्काउट्स और पाकिस्तान फ्रंटियर राइफल्स के सैनिकों ने कारगिल के बुद्धिस्ट मंक्स का भयानक नरसंहार किया। गंस्कर पादुम मोनेस्ट्री के प्रमुख लामा को गोली मार दी गई और लद्दाख के दूसरे सबसे बड़े मठ रंगदुम गोम्पा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के इस बेरहम रवैये से पूरा इलाका दहल उठा। सितंबर 1948 में द्रास और कारगिल को फिर से हासिल करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ढक की शुरुआत की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि द्रास और कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों और मिलिशिया ने भारी संख्या में मोर्चा संभाल रखा था। जोजिला पास की दुर्गम पहाड़ियां और वहां का कठिन रास्ता पाकिस्तानियों के फेवर में था, जिससे भारतीय सेना के लिए दुश्मन के ठिकानों पर लैंड और एयर दोनों से हमला करना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन ऐसी मुश्किल स्थिति में लेफ्टिनेंट जनरल KM कारियाप्पा ने इस युद्ध में एक नए रणनीतिक प्रयोग से पाकिस्तान को चौंकाने का फैसला किया। प्लान था हजारों किलो वजनी स्टुअर्ट टैंक को कच्चे रास्ते से पहाड़ों के ऊपर ले जाकर पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करना। KM कारियाप्पा ने पाकिस्तानियों को चकमा देने के लिए ऑपरेशन डक का कोड नाम बदलकर ऑपरेशन बाइसन कर दिया और जोजिला पास तक टैंकों को पहुंचाने की जिम्मेदारी जनरल थिमैया को सौंपी। इतनी ऊंचाई पर बसे दुश्मन ठिकानों तक भारतीय सेना का भारी भरकम टैंकों के साथ पहुंचना और वहां से पाकिस्तानी फोर्सेस को हटाना किसी भी तरह से आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से सतर्क थी और भारतीय सैनिकों की हर हरकत पर नजर रख रही थी। जोजिला पास तक टैंकों को ले जाने के लिए मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप की 2 कंपनियों ने दुर्गम रास्तों को तैयार किया। कमजोर लकड़ी के पुलों को मजबूत किया गया और सड़कों को भी बनाया गया। टैंक्स की ट्यूरेट्स को अलग करके उन्हें ट्रंकों में छिपा कर ले जाया गया। रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना की नजरों से बचते
पहुंचते हुए ये टैंक्स जोजिला पास तक पहुंचा दिए गए। अब तक यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। इस भीषण ठंड में भी भारतीय सेना ने 1 नवंबर 1948 को जोजिला पास पर आर्मर के 25 पाउंडर रेजिमेंट्स और 3.7 इंच गन्स रेजिमेंट के साथ एक जबरदस्त सरप्राइज अटैक कर दिया। इस हमले में उनका साथ देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स भी आसमान में गश्त कर रहे थे, जो किसी भी समय पाकिस्तानियों पर कहर बरपाने को तैयार थे। जब पाकिस्तानियों ने इंडियन आर्मी के टैंक्स और फाइटर प्लेन्स को एक साथ देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भारतीय सेना ने इतने भारी भरकम टैंकों को बर्फ से ढके 11,553 फीट ऊंचे पहाड़ों पर आखिर कैसे पहुंचाया। अगले 2 हफ्तों तक भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच यहाँ घमासान युद्ध जारी रहा। इस बार भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी के आगे पाकिस्तानी फाइटर्स बिल्कुल नहीं टिक सके। पाकिस्तानी सेना के पास एंटी टैंक वेपन्स नहीं थे, जिससे वो भारतीय टैंकों के हमले के आगे पूरी तरह से बेबस हो गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया और वो जल्द ही धराशायी हो गए। जोजिला पास अब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में आ गया। जोजिला पास की जीत के बाद इंडियन आर्मी ने 17 नवंबर को कारगिल और द्रास पर जोरदार हमला बोल दिया। यहाँ की लड़ाई जल्द ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तब्दील हो गई, जिससे ये संघर्ष सिर्फ हथियारों तक सीमित न रहकर शारीरिक बल और मानसिक संकल्प की परीक्षा बन गया था। दोनों मोर्चों पर कई दिनों तक लात घूंसों की लड़ाई चलती रही। उसी दिन कारगिल को लेह और श्रीनगर से लिंक कर दिया गया, जो भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत का जीता जागता प्रमाण बन गया। 1947 और 48 इंडो पाक वॉर की ये कुछ अंतिम महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इस युद्ध में भारतीय सेना के 1104 जवान शहीद हुए और 3154 सैनिक घायल हुए, जबकि पाकिस्तानी सेना के 6000 से अधिक सैनिक मारे गए और 14,000 से ज्यादा घायल हुए। युद्ध की शुरुआत में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, खराब रोडवे और लिमिटेड एयर पावर के कारण भारतीय सेना को रिटेलिएशन में कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन भारतीय फौज ने अपनी मेंटल एंड फिजिकल रेजिलियंस, कमिटमेंट, ब्रेवरी और बेटर वॉर स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान के सैनिकों और कबायलियों से एक साथ भिड़कर उन्हें जम्मू एंड कश्मीर के एक बहुत बड़े पोर्शन से उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय फौज इस युद्ध की पूरी जीत की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी कुछ ऐसा होता है जिससे कश्मीर का मुद्दा ऐसा उलझता है कि वो आज तक नहीं सुलझ सका। जब जम्मू एंड कश्मीर में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था, तब दिल्ली में भी काफी हलचल हो रही थी। युद्ध लगातार खिंचता जा रहा था। दूर दूर तक शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने युद्ध की गंभीरता को समझते हुए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में ले जाने की सलाह दी। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है और इसमें विदेशी देशों का हस्तक्षेप भारत के विरोध में भी जा सकता है। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस मुद्दे को यूएन में ले जाने से काफी रोका, लेकिन नेहरू सरदार पटेल की बात को नजरअंदाज कर देते हैं और 1 जनवरी 1948 को इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाते हैं। उन्होंने यूएन में ये तर्क दिया कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर भारत में विलय स्वीकार कर लिया था, जिससे अब जम्मू एंड कश्मीर कानूनी रूप से इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। पर चूंकि पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स अवैध रूप से इसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशंस को इस मामले में हस्तक्षेप कर पाकिस्तान को जल्द से जल्द जम्मू लेकिन यूएन में भारत का ये कदम एक बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हुआ। यूएन ने सबसे पहले इसे भारत द्वारा उठाया गया जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन मानने के बजाय इसे इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन में बदल दिया। इससे भारत का मामला आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा न रहकर 2 देशों के बीच के विवाद में तब्दील हो गया, जिससे पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर बराबरी का दर्जा मिल गया। ये जवाहरलाल नेहरू के लिए एक बड़ा सेटबैक था। 21 अप्रैल 1948 को यूएन ने रेजोल्यूशन 47 पारित किया, जिसमें कहा गया
गया कि पाकिस्तान को पहले अपने सभी रेगुलर ट्रूप्स, इरेगुलर्स और ट्राइबल इन्वेडर्स को जम्मू एंड कश्मीर से हटाना होगा। साथ ही भारत से भी अपनी सैन्य ताकत को वहां कम करने की बात की गई। भारत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लिमिटेड फोर्सेस को जम्मू एंड कश्मीर में रख सकता था। इसके बाद रेजोल्यूशन 47 में कहा गया कि जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तब वहां फेयर एंड फ्री प्लेबिसाइड कराया जाएगा, जिससे वहां की जनता तय करेगी कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहेगा या पाकिस्तान में शामिल होगा। नवंबर 1948 में भारत और पाकिस्तान जनमत संग्रह पर सहमत हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने यहां से अपने लड़ाकों को तैनात रखा, जिस वजह से भारत ने भी साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी सेना पूरी तरह से वापस नहीं बुलाएगा प्लेबिसाइड संभव नहीं होगा। युद्ध के इस मोड़ पर 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। सीज फायर लाइन वहीं पर तय की गई जहां उस वक्त दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी अपनी पोजीशन कायम कर रखी थी। इससे भारत के हिस्से जम्मू एंड कश्मीर का केवल 65% हिस्सा ही आ सका, जबकि 35% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK के नाम से जाना जाता है। सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC में तब्दील कर दिया गया। आगे चलकर पाकिस्तान ने इस मुद्दे को और अधिक उलझाने के लिए 1963 में POK के शाक्सगाम वैली का 5180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना को सौंप कर इस विवाद को और भी उलझा दिया। कश्मीर मुद्दे को UN में ले जाने के कारण जवाहरलाल नेहरू को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। इस युद्ध में भारतीय सेना लगातार सफलताएं हासिल कर रही थी और पाकिस्तान की पकड़ लगभग टूट चुकी थी, जिस वजह से काफी लोग आज भी ये मानते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में न ले जाते तो भारतीय सेना पूरी रफ्तार से आगे बढ़कर पाकिस्तानी सेना और कबायलियों को पीछे ढकेल देती और आज पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का होता।